बैक एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। तो पहला इंट्रैक्शन है हमारा प्रिडेशन। व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स बाय ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इफ द कम्युनिटी हैज़ नो एनिमल टू ईट द प्लांट। क्या हो अगर जितनी भी एनर्जी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ने बनाई है और उसको खाने के लिए कोई एनिमल है ही नहीं, उस आगे एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए कोई एनिमल है ही नहीं, तो क्या होगा? यू कैन थिंक ऑफ अ प्रिडेशन एज अ नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉपिक लेवल द एनर्जी फिक्स बाय प्लांट्स। तो हम क्या समझ सकते हैं कि जो प्रिडेशन है, प्रिडेशन एक नेचर का तरीका है कि जो एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकें हायर ट्रॉपिक लेवल पे जो प्लांट्स ने फिक्स करी है। व्हेन वी थिंक ऑफ प्रिडेटर, जब हम प्रिडेटर प्रे के बारे में सोचते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि टाइगर और द डियर दैट रियली कम टू आवर माइंड। लेकिन एक स्पैरो जो सीड खा रही है वो भी किसी प्रिडेटर से कम नहीं है। तो प्रिडेटर का मतलब यही नहीं है कि वो टाइगर और डियर। ऑल्दो एनिमल ईटिंग प्लांट आर कैटेगराइज सेपरेटली एज अ हर्बीवोर। जितने भी एनिमल हैं जो प्लांट खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? हर्बीवोर कहा जाता है। दे आर इन अ ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर्स। वो भी प्रीडेटर से अलग नहीं है, वो भी एक प्रीडेटर की ही तरह काम करते हैं या फिर एक प्रीडेटर ही कहलाएंगे जो प्लांट्स खा रहे हैं। बिसाइड एक्टिंग एज अ कॉन्ड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र, की कॉन्ड्यूट्स मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र करने वाले कंडक्टर की तरह, उसके अलावा वो क्या करते हैं? प्रेडेटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं? जो प्रे की पॉपुलेशन है, शिकार, अपने जो शिकारी है जो अपने शिकार की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेगा, दैट इज़ प्रे। तो प्रेडेटर शिकारी क्या करता है? एनर्जी ट्रांसफ़र करने के अलावा एक उसका दूसरा काम भी है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है वो? कि जो प्रे है उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। बट फॉर प्रेडेटर, प्रे स्पीशीज़ could achieve very high population density and cause ecosystem instability। लेकिन वहीं पे प्रेडेटर्स के लिए अगर प्रे स्पीशीज़ अचीव कर ले हाई पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, तो क्या हो जाएगी? इकोसिस्टम की इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, इकोसिस्टम हमारा स्टेबल नहीं रह पाएगा। व्हेन सर्टेन एक्जॉटिक स्पीशीज़ आर इंट्रोड्यूस इनटू जियोग्राफिकल एरिया, जब कुछ एक्जॉटिक स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस की जाती हैं जियोग्राफिकल एरिया में, तो क्या हो जाते हैं? दे बिकम इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर। जब भी हम कोई बाहर से उठा के लाए कोई भी स्पीशीज़, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैलने लगती है। क्यों फैलने लगती है? क्योंकि उसका प्रेडेटर ही नहीं है, कोई नेचुरल प्रेडेटर ही नहीं है। क्योंकि प्रेडेटर का क्या काम था? कि अपने प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना। अगर उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी प्रे की बहुत ज़्यादा, तो इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यही होता है जब हम बाहर से कोई स्पीशीज़ लेके आते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो क्या होता है? उसका इन्वेजन हो जाता है, वो बहुत अत्यधिक मात्रा में फैलने लगती है क्योंकि उसका नेचुरली कोई प्रेडेटर प्रेजेंट ही नहीं है। क्योंकि वो जिस जगह से आएगी वहाँ उसका प्रेडेटर होगा, लेकिन हम वहाँ से उठा के उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ नेचुरली उसका प्रेडेटर एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि द प्रिकली पर्ल कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s। कौन किसको इंट्रोड्यूस किया था? प्रिकली प्रे कैक्टस को। Prickly pear cactus introduced into Australia in the early 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of the rangeland। क्या हुआ था? वो बहुत ज़्यादा फैल गया था, बहुत ओवर द मतलब हेक्टर्स में बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लिया उसने। फाइनली द इन्वेजिव कैक्टस वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। उसको कैसे कंट्रोल में लाया गया? जब उसका कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर एक मॉथ होता है, उसकी नेचुरल हैबिटेट से लाया गया और उसको वहाँ पे उस कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया। तो तभी जाके इस कैक्टस की जो पॉपुलेशन थी, जो ग्रोथ थी, उसको कंट्रोल में किया जा सका। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड adopted in agriculture, pest control are based on the ability of the predator to regulate the prey population। अब जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड होते हैं किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर में, कि पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। वो किस मेथड पे बेस्ड है? यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस पे बेस्ड है? कि प्रेडेटर की एबिलिटी कि वो रेगुलेट कर पाए प्रे की पॉपुलेशन को। प्रेडेटर्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। प्रेडेटर्स ये भी हेल्प करते हैं कि वो स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है कम्युनिटी में उसे मेंटेन कर पाए। प्रेडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। कैसे करते हैं वो? बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द कॉम्पिटिटिव प्रे स्पीशीज। प्रेडेटर ये भी करता है कि जो आपस में प्रे वाली स्पीशीज़ है इनके बीच में कंपटीशन होगा एक ही रिसोर्स के लिए, क्योंकि सेम स्पीशीज़ है। तो प्रेडेटर क्या करता है? इन कंपटीशन को भी कम करवाता है वो। इन द रॉकी इंटर tidal community of the American Pacific coast, अब जो स्टार फिश है पाइस्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर, एक इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर है। इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टार फिशेज वर रिमूव, ये देखा गया कि अब जब उस फील्ड में से सारी स्टार फिशेज को रिमूव कर दिया गया
फ्रॉम द इनक्लोज इंटरटाइडल एरिया, तो वहाँ पे मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट। क्या हो गई, इन जो वहाँ पे अगर सिर्फ हमने किसको हटा दिया, पाइस्टर स्टारफिश को हटा दिया उस लैंड से, तो वहाँ से 10 से भी ज़्यादा स्पीशीज जो थी इनवर्टिब्रेट्स की वो एक्सटिंक्ट हो गई 1 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बढ़ गया। अब ये हमारे क्या है, प्रीडेटर है। प्रीडेटर क्या करेगा, फीड करता है, फीड ऑन प्रे। अगर अब प्रीडेटर ही नहीं है तो प्रे अपनी पॉपुलेशन एकदम हाई लेवल पे ले जाएगा। अगर प्रीडेटर ही ना हो तो प्रे की इस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो स्पीशीज़ हैं प्रे की, उनमें भी कंपटीशन बढ़ेगा। जब उनका कंपटीशन बढ़ेगा तो जो दूसरों पे डिपेंड कर, जो दूसरों को उनका खाना होगा या जो भी उनके रिसोर्सेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो वही, तो प्रीडेटर क्या काम करता है, एनर्जी ट्रांसफ़र तो करता ही है, अपने प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, और जो स्पीशीज़ है उनके बीच में इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को भी कम कराता है। तो प्रीडेटर सिर्फ एनर्जी कन्वर्ट ना करने के अलावा और भी बाकी सारे काम है ये जो सब करता है। अगर प्रीडेटर इज़ टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, अगर प्रीडेटर बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा सक्षम है और अपने शिकार को बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, अत्यधिक मात्रा में खा रहा है, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड द फॉलोइंग इट। तो क्या हो जाएगा, प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा, फिर साथ साथ में प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्यों? वहाँ पे उसको खाने की कमी हो जाएगी। पहले तो उसने बहुत खा लिया, अब उसका खाना खत्म हो गया, खाना है ही नहीं, तो धीरे धीरे वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। दिस इज़ द रीज़न वाई प्रीडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट। इसलिए प्रीडेटर्स को क्या कहा जाता है, नेचर में प्रूडेंट कहा जाता है। The predator will also become extinct फॉर द लैक ऑफ फूड, क्योंकि अब वो अपने प्रे को जब खा जाएंगे तो प्रे खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी वो भी एक्सटेंट हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या हो जाएगी, अपने खाने की कमी हो जाएगी। इसलिए प्रेडेटर्स जो होते हैं, प्रेडेटर्स में नेचर में उनको क्या कहा गया है, प्रूडेंट कहा गया है। मतलब प्रूडेंट का मतलब होता है जो सोच समझ के, या हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट होते हैं, जो आगे का सोचें, बोलते हैं ना विवेकी है, जो सोच समझने वाला काम जो करता है, दैट इज़ प्रूडेंट। तो प्रीडेटर क्या है, प्रूडेंट है। प्रे, उनको नेचर में प्रूडेंट कहा गया है। प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेशन। अब प्रे स्पीशीज भी अपने बचाव में लिए कुछ करेगी, तो उसने भी बहुत सारे एडेप्टेशंस किए हैं अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रीडेटर से। तो prey species have evolved various defense to lessen the impact of predation. Some species of the insect and the frog are cryptically colored, क्या है, कैमोफ्लेज कर लेते हैं, अपने कलर चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज क्यों करते हैं, टू अवॉइड बिंग डिटेक्टेड ईजिली बाय द प्रीडेटर, ताकि प्रीडेटर उन्हें आसानी से डिटेक्ट ना कर पाए। सम आर पॉइजनस, कुछ पॉइजनस होते हैं, इसलिए वो अवॉइड ही करते हैं उनको प्रीडेटर्स खाना। अब जैसे कि मोनार्क बटरफ्लाई है, बहुत ज़्यादा डिसटेस्टफुल होती है वो अपने प्रीडेटर के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है उसकी बॉडी में, जो बटरफ्लाई कब खाती है, अपनी कैटरपिलर स्टेज के टाइम। अगर वो उसे खाएगी तो क्योंकि एक पॉइजनस फीड पे फीड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर वो टेस्टफुल हो जाती है, डिसटेस्टफुल हो जाती है अपने प्रीडेटर के, इसलिए प्रीडेटर उसे खाते ही नहीं है। फॉर प्लांट्स हर्बीवोर आर द प्रीडेटर्स, नियरली 25% और इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफेगस फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो प्लांट हैं उनके लिए हर्बीवोर कैसे हैं, प्रीडेटर्स हैं। नियरली जो 25% प्लांट हो, जो 25% इंसेक्ट है उनको फाइटोफेगस कहा जाता है, क्योंकि वो प्लांट की सैप पे और प्लांट के दूसरे पार्ट्स पे फीड करते हैं। द प्रॉब्लम इज़ पर्टिकुलरली सीवियर फॉर द प्लांट बिकॉज अनलाइक एनिमल दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर। अब वो एनिमल्स की तरह जो प्लांट है वो तो अपने प्रीडेटर से भाग नहीं सकते, इसलिए प्लांट ने दूसरे तरीके से अपना डिफेंस मैकेनिज्म किया है, जैसे मॉर्फोलॉजिकल चेंज और केमिकल चेंज करके। तो प्लांट देयरफॉर इवॉल्व एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर। जैसे कि थॉर्न्स आ गए, एकेशिया कैक्टस में देखने मिलते हैं, ये भी एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज है अपने आप को बचाने के लिए। बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं केमिकल, जो उनको हर्बीवोर को सिक बना दे अगर उन्हें वो खाए, इसलिए वो उन पर और उनकी फीडिंग और डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसका रिप्रोडक्शन, और उन्हें मार भी सकते हैं। इसलिए ये सारे क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा जैसे कि कैलोट्रोपिस ग्रो करता है एब्डॉन फील्ड्स में, तो जो प्लांट प्रोड्यूस करता है एक पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है, इसलिए उस पर कभी आप देखोगे नहीं कि कोई भी कैटल या गोट उसको खाएगी। वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट से कमर्शियल स्केल पे, जैसे कि निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्टाइरिसिन, ओपियम एक्सेट्रा, ये सब प्लांट प्रोड्यूस करता है अपने डिफेंस मैकेनिज्म में, हमने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है, एक्चुअली इज अ डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड द ब्राउजर्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
कि ये जितने भी केमिकल्स हैं क्यों सीक्रेट होते हैं, क्या रीज़न है इनके पीछे का। अब सेकेंड इंट्रैक्शन है हमारा कंपटीशन। When Darwin spoke of the struggle for the existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that the interspecific competition, जो ही वॉज कन्विंस्ड दैट जो इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है एक पोटेंट फोर्स है, मतलब जो कॉम्पिटिशन होता है एक बहुत आवश्यकता है, उसी की वजह से क्या होता है हमारा इवोल्यूशन होता है। अगर कॉम्पिटिशन ही नहीं होगा तो जो स्पीशीज़ आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगी ज़्यादा सर्वाइवल के लिए, और वो जो फिटेस्ट वाली होगी वही सर्वाइव कर पाएगी। तो इससे क्या मिल रहा है हमें, बेस्ट स्पीशीज़ हमारी नेचर में एग्जिस्ट करेगी, तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। इट इज़ जनरली बिलीव दैट कॉम्पिटिशन अकर्स व्हेन द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। कॉम्पिटिशन तभी होता है जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करें और जो लिमिटेड है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू, लेकिन ये पूरा ट्रू नहीं है। फर्स्टली, पहले टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज़ कुड ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज, कि ज़रूरी नहीं है कि सेम स्पीशीज़ ही कम्पीट करें, जो अनरिलेटेड स्पीशीज़ हैं वो भी कम्पीट कर सकती हैं रिसोर्सेज के लिए। फॉर इंस्टेंस कुछ शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स थी, विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड द रेसिडेंट फिशेस, ये एक ही कॉमन फूड के लिए क्या करती थी, आपस में कम्पीट करती थी। कौन कौन, अभी क्वेश्चन पूछेगा कि जू प्लैंक्टन्स के लिए कौन कम्पीट करता था। शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स में फ्लैमिंगोज और रेसिडेंटल फिशेस, एक कॉमन जू प्लैंक्टन के लिए ये लोग क्या है, कॉम्पीट करते थे। दूसरा, सेकेंडली रीज़न, ये रीज़न पढ़ रहे हैं ये क्यों कहा गया है कि सिर्फ ये ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि जो अनरिलेटेड स्पीशीज़ हैं वो भी कम्पीट करती हैं। सेकेंड क्या है इनका, सेकेंडली रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर, कि ये ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्स हमारा लिमिटेड हो तभी कंपटीशन होगा। इन इंटरफेरेंस कंपटीशन, अगर इंटरफेरेंस कंपटीशन की बात करें तो वहाँ पे जो फीडिंग एफिशिएंसी है एक स्पीशीज़ की वो भी रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि इंटरफेयरिंग और इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज़ की वजह से, मतलब उसके खाने की कैपेसिटी एफिशिएंसी डिक्रीज हो सकती है क्योंकि वहाँ पे दूसरी स्पीशीज़ प्रेजेंट है, और वो उसके वजह से। इवन इफ रिसोर्सेज ऑफ फूड स्पेस आर अबेंडेंट, कि फूड स्पोर्ट्स रिसोर्सेज सब अबेंडेंट है तब भी, उसके बावजूद भी, देयरफॉर competition is best defined as a process in which the fitness of one species measured in terms of its R intrinsic rate of increase is significantly lower in presence of another species। तो ये important है, यहाँ से ये definition हो गई कि क्या होता है कंपटीशन। कंपटीशन को डिफाइन किया गया है एक प्रोसेस जिसमें फिटनेस एक स्पीशीज़ की मेज़र की जाती है। आर के टर्म्स में, आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, और सिग्निफिकेंटली कम होती है जब कोई वहाँ पे दूसरी स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है। इट इज़ रिलेटिवली ईजी It is relatively easy to demonstrate in a laboratory experiment as Gauss and the other experimental ecologists did। और ये किसने बताया, गॉस थे और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये समझाया, इकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके समझाया, जब रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़ के साथ, तो इवेंचुअली जो है एलिमिनेट द अदर स्पीशीज़, मतलब कंपटीशन चल रहा है, एक ये सुपीरियर स्पीशीज़ है और एक ये माइनर स्पीशीज़ है, तो कंपटीशन तो ये आसानी से कर पाएगी कॉम्पीट, तो इवेंचुअली क्या होगा, जो लोअर स्पीशीज़ होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो वही इसने कहा, गॉस ने अपने एक्सपेरिमेंट में यही डिमॉन्स्ट्रेट किया कि when resources are limited competitively superior species eventually eliminate कर देगी दूसरी स्पीशीज को। लेकिन evidence for such competition exclusion occurring in nature is not always conclusive। अगर ऐसे competition exclusion हम देखते हैं नेचर में तो वो conclusive नहीं होते। strong and prospective circumstantial evidence does not exist however in some cases, जैसे कि देखा गया इसी का कि ये जो नेचर में अगर ऐसा हो रहा है तो उसका जो क्या है वो कंक्लूसिव नहीं निकल रहा, कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा। तो एक हमने ऐसा एविडेंस देखा एबिंगडॉन टॉर्टॉइस का गैलापागोस आइलैंड में, वो एक्सटेंट हो गए विद इन अ डिकेड आफ्टर गोट वर इंट्रोड्यूस ऑन द लाइट। जैसे ही गोट को इंट्रोड्यूस किया गया आइलैंड पे तो जो टॉर्टॉइस थे वहाँ के वो एक्सटेंट हो गए, अपेरेंटली ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट। अब कैसे हुए, क्योंकि जो गोट्स थी उनकी एज़ कम्पेयर टू टॉर्टाइस खाने की कैपेसिटी एफिशिएंसी ज़्यादा थी। दूसरा एविडेंस मिला इसी चीज़ के लिए कि कंपटीशन जो नेचर में होता है फ्रॉम व्हाट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज, कहाँ से आता है वो, कॉम्पिटिटिव रिलीज से आता है। मतलब अ स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज इज फाउंड टू एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली व्हेन द कंपीटिंग स्पीशीज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड। मतलब अब ये कहना चाह रहा है कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या, मतलब जो उसके साथ कॉम्पिटिटर था, ठीक है, अब वो कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो जो माइनर वाली स्पीशीज़ थी, लोअर वाली स्पीशीज़ थी, वो क्या करेगी, अब अपनी पॉपुलेशन को अपने आप को ड्रामेटिकली इंक्रीज़ करेगी, हर जगह फैला देगी। तो
इसलिए हमने कैसे देखा, कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शो दैट वन ऑफ द रॉकी सी कोस्ट जो है स्कॉटलैंड, द लार्ज एंड कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर बार्निकल था, वहाँ पे पेलिकन्स डोमिनेट करता था इंटरटाइडल एरिया को। और जब उसको एक्सक्लूड और उसने एक्सक्लूड कर दिया स्मॉल स्मॉल बार्निकल वाले को उस जोन से। इन जनरल हर्बीवोर प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कॉम्पिटिशन देन कार्निवोर। तो कॉर्नल्स ने एक एक्सपेरिमेंट करा, उसने ये भी देखा कि जो लार्जर और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर थी, कौन सी स्पीशीज, सुपीरियर स्पीशीज बार्निकल की बैलेंस, वो डोमिनेट करती थी इंटरटाइडल एरिया को। तो अब जो वहाँ पे स्मॉलर स्पीशीज थी उसने किसको कर दिया, स्मॉल स्पीशीज थी बार्निकल की, कैथेना मेलस, उसको उसने वहाँ से पूरा ही रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो ये किसने दिखाया, कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला। फिर इसमें हमने ये भी पढ़ी, एक जर्नल दिया गया कि जो हर्बीवोर प्लांट हैं उनको ज़्यादा खतरा है या वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कंपटीशन से एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर। अब हम पढ़ जा रहे हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो गॉस थे उन्होंने दिया था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि जब दो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ compete करती हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, तो वो कैन नॉट को एग्जिस्ट indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। मतलब अब दो क्लोजली स्पीशीज़ हैं, वो एक ही रिसोर्स है, सेम रिसोर्स, उसके लिए क्या कर रहे हैं, compete कर रही हैं, तो वो साथ में एग्जिस्ट नहीं करती। उनमें से हमेशा जो inferior वन होगी वो क्या होगी, एलिमिनेट हो जाएगी इवेंचुअली, आखिरकार आते आते जो inferior वन वाली होगी एलिमिनेट हो जाएगी। दिस मे बी ट्रू इफ़ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। ये ट्रू है जब रिसोर्सेज लिमिटिंग है, लेकिन अदरवाइज जो मोर रिसेंट स्टडीज़ ये सपोर्ट नहीं करती हैं इस जनरलाइजेशन को कंपटीशन के रिगार्डिंग। क्यों? While they do not rule out the occurrence of the interspecific competition in nature, they point out that the species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion। कि नई स्टडीज़ ये बताती हैं कई बार इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन वहाँ ये नहीं देखा गया कि एक स्पीशीज़ एलिमिनेट हो जाए। वो क्या करती हैं, वो को एग्जिस्टेंस को भी प्रमोट करती हैं, एक मैकेनिज्म इवॉल्व करती हैं ताकि दोनों एग्जिस्ट कर पाएँ, उसे कहते हैं हम को एग्जिस्टेंस रेदर देन एक्सक्लूजन। ऐसा ही मैकेनिज्म हमने देखा है रिसोर्स पार्टनिंग। तो दो रिसोर्सेज, मतलब ये क्या है, गॉस ने कहा था कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमेशा सुपीरियर वाली तो डोमिनेट करेगी, इन्फीरियर वाली हमेशा एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन नेचर में ऐसा देखने नहीं मिला। नेचर में ये ट्रू है अगर रिसोर्सेज लिमिटेड, लेकिन अदरवाइज़ ये भी देखा गया है नेचर में कि रिसोर्स दो स्पीशीज़ हैं वो क्या मैकेनिज्म निकालती हैं ताकि को एग्जिस्टेंस का, कि दोनों एग्जिस्ट कर सकें, या फिर रिसोर्स पार्टनिंग, अपने अपने रिसोर्सेज को बांट लेते हैं। अगर दो स्पीशीज़ compete कर रही हैं सेम रिसोर्स के लिए तो वो अवॉइड कर सकती हैं कंपटीशन। कैसे? बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग, खाने का टाइम अलग चूज़ करके, डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स। तो इन तरीके से वो क्या कर सकते हैं, अपना कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं। मैक आर्थर शो दैट द 5 क्लोज रिलेटेड स्पीशीज ऑफ द वार्बल लिविंग ऑन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन द फॉरेजिंग एक्टिविटीज़। तो जो मैक आर्थर थे उन्होंने देखा कि जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज थी किसकी, वार्बलर्स की, वो सेम ट्री पे रह रही थी, तो उन्होंने कॉम्पिटिशन को अवॉइड करा। कैसे को एग्जिस्ट करा, कैसे? अपने बिहेवियरल डिफरेंसेस को ला के, अपने फॉरेजिंग एक्टिविटीज़ में बिहेवियरल डिफरेंस लाए जिसकी वजह से वो को एग्जिस्ट कर पाए। तो को एग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल ये भी है, तो ये हमें याद रखना है। किसका है, वार्बल्स का। किसने दिया था, मैक आर्थर ने। और किसके वजह से रह पाए थे वो, बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज़। नाउ थर्ड इंट्रैक्शन है हमारा पैरासिटिज्म। Considering that the parasitic mode of life ensure free loading and the meals, it is not surprising that parasitism has evolved so many taxonomic group from plant to higher vertebrates। अब ये कह रहे हैं कि पैरासिटिक मोड जो है वो इंश्योर करता है फ्री लोडिंग हो जाए मील्स की, मतलब उसे कोई मेहनत ही ना करनी पड़े, बस सीधे खाना मिल जाए और वो खा ले। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि पैरासिटिज्म इवॉल्व हुआ है बहुत सारे टेक्सोनोमिक ग्रुप्स में, प्लांट से लेके हायर वर्टिब्रेट्स तक बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो इवॉल्व हुए हैं। होस्ट स्पेसिफिक, मतलब उनके स्पेसिफिक होस्ट है। अगर वो होस्ट है मतलब कोई पैरासाइट है और वो स्नेल पे ही रहेगा तो वो क्या है, होस्ट स्पेसिफिक, कि उसका होस्ट स्नेल ही होना चाहिए तभी वो रहेगा वरना नहीं रहेगा। तो मैनी पैरासाइट ने इवॉल्व क्या करा है, होस्ट स्पेसिफिक। दे कैन पैरासाइट ओनली अ सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट, मतलब एक ही स्पीसीज पे वो रहने वाले हैं अपने होस्ट की। इन सच वे, इस तरीके से तो होस्ट और जो पैरासिटिक है वो क्या किए, को इवॉल्व करें, साथ के साथ को इवॉल्व करें। दैट इज़ इफ़ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म, अगर होस्ट ने कुछ स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व करा आपको उसको रिजेक्टिंग के लिए, तो
पैरासिटिन भी कुछ करेगा, पैरासाइट भी कुछ करेगा कि वो उसको रजिस्ट कर पाए। तो दैट इज़ को इवोल्यूशन, को इवॉल्व कर रहे हैं। द पैरासाइट हैज़ टू इवॉल्व मैकेनिज्म टू कॉन्टैक्ट एंड द न्यूट्रलाइज दैम इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीसीज। तो ये इनका मतलब है होस्ट स्पेसिफिक, कि मतलब होस्ट ने क्या करा, कुछ अपने अंदर चेंजेस लाया ताकि उसके ऊपर पैरासाइट ना आ सके, और फिर पैरासाइट भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएगा कि ताकि वो उस होस्ट पे रह पाए। तो क्या कर रहे हैं, वो साथ में को इवॉल्व कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं in accordance with their lifestyle, parasites evolved special adaptations such as the loss of unnecessary sense organs, presence of adhesive organs or subversiveness to the host, loss of digestive system and heavy reproductive capacity कि पैरासाइट ने क्या इवॉल्व करा, क्या चीज़ें करी, क्या उसको क्या अडाप्ट करा, उन्होंने अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स को खो दिया। अब उनके पास एडहेसिव ऑर्गन्स आ गए ताकि आसानी से सर्च कर सके, क्लीन कर सके, चिपक सके अपने होस्ट को, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को उन्होंने लॉस कर दी। ये सब क्या करा उन्होंने, साथ में इवॉल्व किया। ये एडेप्टेशंस ली है उन्होंने। क्वेश्चन आता है क्या क्या एडेप्टेशन करता है एक पैरासाइट। लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, इनकी लाइफ साइकिल भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, या तो उसमें एक होता है या दो इंडिविजुअल स्पेस होता है उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, या फिर वेक्टर होता है। वेक्टर तो पहले पैरासाइटेशन ऑफ इट्स प्राइमरी ह्यूमन, जैसे अगर हम बात करते हैं जो ह्यूमन बींग्स में, जैसे कि हम चीनोटोस पैरासाइट, ये डिपेंड करता है दो इंटरमीडिएट होस्ट पे, एक स्नेल पे और फिश पे, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अगर इनमें से एक भी होस्ट ना हो तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होगी, कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जब मलेरियल, अब मलेरिया पैरासाइट की बात करें तो उसे वेक्टर मॉस्किटो चाहिए अपने आप को फैलाने के लिए, और ह्यूमन भी चाहिए उसको, तो उसे भी होस्ट की आवश्यकता है दो की, टू स्प्रेड टू द अदर होस्ट। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट। ज़्यादातर जो पैरासाइट हैं वो क्या करते हैं, होस्ट को हार्म करते हैं, रिड्यूस करते हैं सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होस्ट का, और रिड्यूस करते हैं उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ज़्यादातर जो पैरासाइट्स होते हैं हार्म करते हैं होस्ट को। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वनरेबल टू प्रिडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। और वो क्या करते हैं कि उनका प्रिडेशन, उनका शिकार आसानी से हो जाए, उनको फिजिकली वीक बनाते हैं। डू यू बिलीव दैट द आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट, देन व्हाई डिड नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ सच टोटली हार्मलेस पैरासाइट्स। तो ये क्या कहा है कि हमें जिसके जो ज़्यादा पैरासाइट हैं होस्ट को हार्म करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं उनका सर्वाइवल, उनकी ग्रोथ, उनका रिप्रोडक्शन, होस्ट का, उनकी रिड्यूस करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो क्या क्या नुकसान पहुंचा रहा है जो पैरासाइट है होस्ट को, उनकी सर्वाइवल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन डेंसिटी सब चीज़ें कम कर रहा है, और उनको वनरेबली वीक बनाता है ताकि उनका आसानी से क्या हो सके, प्रिडेशन हो सके। तो अब देखो, अब दो टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टो पैरासाइट्स और एंडो पैरासाइट्स। एक्टो होते हैं जो बाहर रह रहे हैं, सरफेस पे रह रहे हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के, और एंडो जो होते हैं उसके अंदर रहेंगे, उसके अंदर इनसाइड द बॉडी। तो पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्टो पैरासाइट। जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर सरफेस पे रह रहे हैं उन्हें कहा जाता है एक्टो पैरासाइट। वहीं पे जो मोस्ट फैमिली एग्जाम्पल है इस ग्रुप का कि लाइस ऑन द ह्यूमन एंड टिक्स ऑन द डॉग, लाइक जुएँ जो होती हैं इंसान पे और जो डॉग्स में कीड़े होते हैं वो किसके एग्जाम्पल, ये एक्टो पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं। बहुत सारी मेराइन फिश जैसे कि इन्फेक्ट करती हैं एक्टो पैरासाइट सीपोड्स को, इन्फेस्टेड होती हैं। कौन सा उसमें मिलता है, एक्टो पैरासाइट सीपोड्स। कसकटा है एक पैरासिटिक प्लांट है, कॉमनली कहाँ पाया जाता है, जो ग्रोइंग इन हेज प्लांट, एज लॉस इट्स क्लोरोफिल, अपना क्लोरोफिल खो चुका है, लीव्स भी एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन पूछता है जो कसकटा है उसने इवोल्यूशन के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या लॉस कर दिया, अपना क्लोरोफिल और अपनी लीव, ये सब, और कहाँ पे रहता है फिर वो, ग्रोइंग ऑन अ हेज प्लांट। इट ड्राइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट, कहाँ से लेगा न्यूट्रिशन, सारा होस्ट प्लांट से लेगा जो कि पैरासाइट्स है। अब वैसे फीमेल मॉस्किटो को हम कंसिडर नहीं करते हैं पैरासाइट में, क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें उसका आवश्यकता है, उसको ब्लड की आवश्यकता है हमारे रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन वो सिर्फ एक वेक्टर का काम करती है वो, इसीलिए। इन कंट्रास्ट एंडो पैरासाइट आर दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट। एंडो पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट के अंदर रहते हैं बॉडी पे डिफरेंट साइट्स पे, जैसे कि लिवर, किडनी, लंग, रेड ब्लड सेल्स एक्सेट्रा। जो लाइफ साइकिल है एंडो पैरासाइट्स की वो मोर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि देर उनकी एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होती है। क्या उनकी कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि
उनको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है क्योंकि वो बॉडी के अंदर है। तो लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड वाइल एम्फेसिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। कि जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर है वो ग्रेटली सिंप्लीफाइड करता है वाइल एम्फेसिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को, कि क्या क्या फीचर्स हैं मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली। तो वो इस पर डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल किस पर डिपेंड करने वाला है, कि मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स क्या हैं, क्या वो कर सकते हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या उनकी एनाटमी है, क्या उनकी मॉर्फोलॉजी है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। नाउ ब्रूड पैरासिटिज्म, जो ब्रूड पैरासिटिज्म है एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है वो पैरासिटिज्म का, जिसमें जो पैरासाइट एक बर्ड है अपने एग देती है नेस्ट और उसके होस्ट के नेस्ट में, और होस्ट को ही वो करती है कि वो उनको इंक्यूबेट कर दे और उनको हैच कर दे। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है तो जो एग है पैरासिटिक बर्ड के वो इवॉल्व हुए ताकि वो होस्ट के एग के साथ रिमेंबर कर सकें, रिजेंबल कर सकें, किस में, साइज़ में रिजेंबल करें, कलर में रिजेंबल करें, ताकि वहाँ पे चांस है कि होस्ट उन्हें पहचान ले और ना इंक्यूबेट करे तो उस चांस को कम करे। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। चांसेस ऑफ द होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग एंड रिजेक्टिंग फ्रॉम नोस्ट, की जो वो है बर्ड है वो फॉरेन एग को आसानी से डिटेक्ट ना कर पाए और उन्हें उससे नेस्ट से बाहर ना फेंके। ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ द कुकू, कोयल, मतलब आप कोयल को देखो तो ब्रूड पैरासिटिज्म में कौन होते हैं, बेसिकली कोयल और क्रो। तो जो कोयल होती है अपने अंडे जो होती है अपने कौवे यानी क्रो जो होते हैं उनके नेस्ट में जाके करती है और उन्हीं को करती है कि वही उसको इंक्यूबेट करें। तो ये कह रहा है वही आप लोकेट करो कोयल और क्रो को अपने नेबरहुड पार्क में ब्रीडिंग सीजन पे, स्प्रिंग टू समर, मतलब जो सीज़न अभी चल रहा है स्प्रिंग टू समर आ रहे हैं, एंड वॉच द ब्रूड पैरासिटिज्म इन एक्शन, और आपको वहाँ क्या देखने मिलेगा, ब्रूड पैरासिटिज्म देखने मिलेगा। नाउ फोर्थ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है हमारा कमेंसलिज्म। Commensalism. This is the interaction in which one species benefit and the other is neither harmed nor benefited. ये कैसा इंट्रैक्शन है, यहाँ पे एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है और दूसरी ना ही हार्म होती है ना ही उसे कोई फ़ायदा मिल रहा होता है, मतलब प्लस एंड द न्यूट्रल। एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एफीफाइट, एक ऑर्किड ग्रो करता है एफीफाइट की तरह मैंगो ब्रांच पे, एंड बार्निकल ग्रो कर रही है बैक ऑफ द वेल बेनिफिट while neither the mango tree nor the whale drive any apparent benefit। तो कमेंसलिज्म के ये दो एग्जाम्पल है, ऑर्किड ग्रोइंग किसके साथ, मैंगो ब्रांच के साथ जो ऑर्किड ग्रो करता है वो कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, और दूसरा क्या है, बार्निकल ग्रो करती है वेल के बैक पे। तो यहाँ पे जो बार्निकल और ऑर्किड है उनका फ़ायदा हो रहा है मैंगो, और जो वेल है उनका कुछ ना फ़ायदा है ना नुकसान है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल है। फिर है द कैटल एरगेट एंड द ग्रेजिंग कैटल इन द क्लोज एसोसिएशन। अब मतलब जो बड़े बड़े गाय भैंस जानवर होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे जब चढ़ते हैं तो खाते हैं वहाँ से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, तो जो जो होते हैं जो बैठते हैं वो उसको आसानी से छोटे छोटे खा लेते हैं। जो कैटल एग्रेट करते हैं और ग्रेजिंग कैटल, उसका मतलब वही है, कैटल एग्रेट एंड द ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन अ साइट यू आर द मोस्ट लाइकली टू कैच इफ़ यू लिव इन अ फार्म रूरल एरियाज। आप आसानी से देख सकते हैं कि एक क्लासिक एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का। देखो कैसे, अब जो एरगेट है वो हमेशा फॉरेस्ट जो होता है मतलब क्लोज में रहता है कैटल के, जहाँ पे वो ग्रेस करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कैटल मूव करता है तो वो स्टर करता है, लाइक मान लो एक ग्रास है हमारी और ये हमारे बड़े बड़े कैटल हैं, अब वो खाना खाएंगे ऐसे, तो उनकी ऐसे ऐसे शेक करेंगे अपनी गर्दन इधर 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 डायरेक्शन में, तो ग्रासेस हमारी हिलेंगी, तो उसमें जो छोटे छोटे कीड़े होंगे छोटे वो बाहर आएंगे। तो ये लिखा है स्टेरअप का मतलब वही है, ऐसे ऐसे अपनी गर्दन हिलाएंगे और क्या करेंगे, वहाँ से इंसेक्ट निकलेंगे वेजिटेशन से, और जो दूसरे अगर डिफ़िकल्ट होते हैं एरगेट के लिए ऐसे ढूंढना ऐसे खाना, तो इसीलिए वो नहीं खा पाएगा जो छोटे छोटे कीड़े होंगे, यहाँ जो छोटे छोटे कीड़े होंगे ऐसी जो नॉर्मल एरगेट होगा वो नहीं खा पाएगा। इसीलिए वो किसके साथ रहता है, जो बड़े जानवर होते हैं उनके साथ क्लोज एसोसिएशन में रहेगा। जैसे जैसे वो ग्रेस करेंगे, घास वगैरह खाएंगे, शेक करेंगे, तो ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स वगैरह बाहर आएंगे और एरगेट इन पे फीड कर लेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कमेंसलिज्म का, क्योंकि यहाँ पे एरगेट को तो फ़ायदा हो रहा है, वो अपना खाना खा पा रहा है, लेकिन जो ग्रेजिंग कैटल्स एनिमल्स हैं उनका कुछ फ़ायदा है ना नुकसान है। तो ये क्या एग्जाम्पल है, दूसरा कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हुआ। तो अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े, ऑर्किड ग्रोइंग विद एपिफाइट की तरह मैंगो ट्री के साथ, बार्निकल वाला, एंड दिस एरगेट एंड कैटल। दूसरा एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का, इंटरेक्शन बिटवीन सी एनेमोन एंड द स्टिनिंग टेंटिकल्स एंड द क्लोन फिश दैट लिव अमंग दैम। एक सी एनोमेन होता है, उसके पास स्टिनिंग टेंटिकल्स होते हैं, और एक क्लोन फिश होती है जो उनके साथ रहता है। तो सी एनिमन और क्लोन फिश एक एग्जाम्पल है हमारा एक और कमेंसलिज्म का। तो टोटल अभी तक 4 पढ़ चुके हैं हम।
सबसे पहला ऑर्किड ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ट्री, फिर हमने पढ़ा बार्निकल ग्रोइंग ऑन अ वेल बैग, तीसरा हमने पढ़ा कैटल एरगेट वाला, और फोर्थ है हमारा सी एनिमल। द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर। अब जो फिश है उसको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है प्रीडेटर से। द फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स। द एनिमल डज नॉट अपीयर टू ड्राइव एनी बेट फायर बाय द होस्टिंग फिश। अब यहाँ पे किसको मिल रहा है, किसको फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे, सी एनिमल जो है उसको कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे फिश है वो किससे, अपने प्रीडेटर से बची रहती है, क्योंकि जो सी एनिमल्स के पास क्या है, स्टिंगिंग कैप्सूल्स है, तो उससे वो उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा। जैसे यहाँ दिखा भी रखा है, ये किसका, देखो म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखा रहा है फिग ट्री एंड द वास्प। अभी हम पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म में। एक फिग फ्लावर है, ये पूरा उसको पॉलिनेट कर रहा है वास्प में। ये इसमें ये फिग है, इसने इसको क्या कर दिया, पॉलिनेट कर दिया बाय वास्प। ये पूरा फिग का फ्लावर है, इसको वास्प में पॉलिनेट करा। ये क्या है, वास्प ने यहाँ पे अपने एग दे दिए फिग फ्रूट में। म्यूचुअलिज्म, दिस इंट्रैक्शन कन्फर्स बेनिफिट ऑफ बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज। इसमें क्या होता है, दोनों स्पीशीज का फायदा होता है। लाइकन रिप्रेजेंट करता है एक इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप फंगस और फोटोसिंथेसिस एल्गी के बीच में, या फिर साइनोबैक्टीरिया। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है लाइकन में, कौन हो सकता है, एल्गी भी हो सकती है और हमारा साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं माइकोराइजा की, तो वो भी एक क्लोज एसोसिएशन है किसके बीच में, फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में। तो इसमें एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से किसका एग्जांपल है, माइकोराइजा में कौन आ रहा है, फंजाई लिखा है ना कि एल्गी लिखा है। ये देखना है कि माइकोराइजा में एसोसिएशन होता है फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट का। लाइकेंस होता है उसमें फंजाई और एल्गी होती है, उसमें एल्गी भी हो सकती है, साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं। अब जो फंगाई है वो क्या करती है, प्लांट को हेल्प करती है एग्जॉर्प्शन में एसेंशियल न्यूट्रिएंट, कि जो फंगाई है जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं वो एब्जॉर्ब करके देगी सॉइल से। लेकिन और बदले में प्लांट क्या करेगा, फंगाई को एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट देगा, मतलब खाना देगा। फंगाई का काम है तो रॉ मटेरियल उठा के दे दो, प्लांट उसे खाना बना के खाना दे देगा। अब हम मोस्ट स्पेक्युलेटर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल हमारे म्यूचुअलिज्म का, जो हम देखते हैं प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। एक प्लांट को क्या चाहिए, हेल्प चाहिए एनिमल की पॉलिनेशन के लिए, अपने फ्लावर्स के लिए और अपने सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए। तो प्लांट नीड्स द हेल्प ऑफ एनिमल फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड्स। वहीं पे एनिमल जो है ऑब्वियसली वो क्या है, पेड फी फॉर द सर्विस दैट प्लांट एक्सेप्ट फ्रॉम देम, कि एनिमल्स ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फीस, एनिमल्स को फीस भाई देनी पड़ेगी। अब प्लांट उनसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो उनका ये काम कर दे, उनका पॉलिनेशन कराए दे, उनका सीड डिस्पर्स कराए दे, तो इन रिटर्न एनिमल्स को उनकी फीस देनी पड़ेगी, उनको पे करना पड़ेगा। तो प्लांट क्या करते हैं, उन्हें रिवॉर्ड्स देते हैं। प्लांट ऑफर रिवॉर्ड्स और द फीस इन द फॉर्म ऑफ पॉलन एंड द नेक्टर फॉर द पॉलिनेटर्स एंड द जूसी एंड द न्यूट्रिशन फ्रूट फॉर द सीड डिस्पर्सर्स। अब देखो प्लांट क्या रिवॉर्ड देगा, पॉलन और नेक्टर देगा पॉलिनेटर्स के लिए। तो ये याद रखना है किसका अवार्ड क्या है, पॉलिनेटर्स के लिए अवार्ड है पॉलन और नेक्टर, और वहीं पे जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट किसके लिए, सीड डिस्पर्सर, जो सीड को डिस्पर्स कराएंगे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनेटर के लिए क्या रिवॉर्ड है और सीड डिस्पर्सर के लिए क्या अवार्ड है। पॉलिनेटर के लिए क्या है, पॉलन और नेक्टर, जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट किसके लिए, सीड डिस्पर्सर्स। बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्ड अगेंस्ट द चीटर्स। लेकिन अब ये जो म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम है इसे चीटर्स से बचा के भी रखना होगा, सेफ रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि एनिमल जो ट्राई करते हैं नेक्टर को चुराने की विदाउट एडिंग पॉलिनेशन, बिना पॉलिनेशन के वो चाहते हैं कि उन्हें नेक्टर मिल जाए। नाउ यू कैन सी वाई द प्लांट एनिमल इंट्रैक्शन इन्वॉल्व को इवोल्यूशन। इसलिए अब आप देख सकते हैं कि प्लांट और एनिमल के रिलेशन में को इवोल्यूशन क्यों आता है, क्योंकि अगर प्लांट इवॉल्व करेगा तो एनिमल को भी इवॉल्व करना पड़ेगा। That is, the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another. In many species of the fig tree, अगर आप बहुत सारी species देखोगे fig tree में, तो वहाँ पे एक there is a tight 1-to-1 relationship है pollinator species of wasp के बीच में। It means अगर इस जो fig की species है वो pollinate करेगी सिर्फ अपने partner wasp species से ही, और कोई और species नहीं कर सकती उसका pollination। जो फीमेल वास्प होती है वो uses the fruit not only as a oviposition but used for developing seeds within the fruit for the nourishing its larva। अब जो फीमेल वास्प है वो सिर्फ एग ले ही नहीं करती वहाँ पे, और उसका नरिशमेंट भी अपने लार्वा को वहीं से दिलाती है। तो जो फीमेल वास्प यूजेस फ्रूट नॉट ओनली फॉर ओविपोजिशन, सिर्फ एग ले के लिए नहीं करती, बट यूज डेवलपिंग सीड्स, अपने सीड्स को डेवलप कराने के लिए फ्रूट में,
और अपने लार्वा को नरिश करने के लिए भी यूज़ करती है। अगर जो वास्प पॉलिनेट करता है फिग इन्फ्लोरेसेंस को वाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट, अब कैसे पॉलिनेशन होता है? अब जो वास्प है उसे अपने एग ले करने हैं, तो वो पोजीशन ढूंढता है, ये सुटेबल पोजीशन क्या है, क्या जगह है फ्लावर में जहाँ पे वो अपने एग ले कर सकता है। इन रिटर्न क्या होता है, जो फेवर हो जाता है पॉलिनेशन का, द फिग ऑफर द वास्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स। तो फिग क्या ऑफर कर देता है, लो कुछ मेरे डेवलपिंग सीड्स ले जाओ एज अ फूड फॉर द डेवलपिंग वास्प लार्वा के लिए। तो इस तरीके से उनका पॉलिनेशन हो जाता है। Orchids show a bee-breeding diversity of a flora pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator, insect, bees and bumblebees and ensure guaranteed pollination। अब जो ऑर्किड है उसने क्या करा है, एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा तरीका या एक ऐसा पैटर्न दिखाता है, फ्लोरा पैटर्न दिखाता है जिसमें बहुत सारे जो क्या वो इवॉल्व किया है ताकि वो क्या अट्रैक्ट कर सके, राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करा सके अपने पॉलिनेशन के लिए। जैसे उनकी तो ऑर्किड के पॉलिनेटर क्या है, बी एंड बम्बल बीज, एंड इंश्योर करते हैं कि गारंटेड पॉलिनेशन हो जाए। नॉट ऑल द ऑर्किड ऑफर रिवॉर्ड, सारे ऑर्किड रिवॉर्ड ऑफर नहीं करते। जो मेडिटेरियन ऑर्किड है अफायरस इम्पॉर्ट, कौन सा अभी इम्पोर्टेंट है, कौन सा मेडिटेरियन ऑर्किड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी क्योंकि उन्होंने कहा कि सारे ऑर्किड रिवॉर्ड नहीं देते, तो अभी पढ़ रहे जो मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफायरस वो क्या दिखाता है, सेक्सुअल डिसिट दिखाता है ताकि पॉलिनेशन हो जाए इस स्पीशीज ऑफ बी से। अब देखो सेक्सुअल डिसिट क्या है, हम पढ़ते हैं कि एक पेटल फ्लावर की बियर्स एंड अनकैनी रिजेंबलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इनसाइड, कि फ्लावर की ना एक पेटल जो है बिल्कुल ऐसे रिजेंबल करेगी कि वो बी की फीमेल है। अब जो मेल वाला होगा तो ये सोच लेगा अरे ये तो फीमेल है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉपुलेशन करना है, अपनी प्रजनन आगे बढ़ानी। तो एक पेटल फ्लावर की क्या रिप्रेजेंट करती है, अपने आप को बिल्कुल फीमेल बी की तरह साइड कलर मारती है, और मेल भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो सोचता है कि फीमेल है और सूडो कॉपुलेशन वहाँ पे हो जाता है, मतलब फॉल्स कॉपुलेशन। तो क्या हुआ फ्लावर के साथ, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पॉलन आए थे फ्लावर से वो उसके ऊपर डस्टेड हो गए। अब देन दिस सेम भी, अब यही सेम भी जब सूडो कॉपुलेट करेगी दूसरे फ्लावर के साथ तो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे उसके पॉलन और वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा। तो क्या दिखाएंगे कि सारे ऑर्किड जो हैं रिवॉर्ड्स नहीं देखते, क्या दिखाते हैं, सेक्सुअल डिसिट दिखाते हैं, मतलब फॉल्स अपीयरेंस दिखा रहे हैं। बिकॉज एक फ्लावर की एक पेटल ने अपने आप को ऐसे रिजेंबल कर लिया कि हाँ भाई मैं फीमेल भी हूँ, मेल आएगा अट्रैक्ट होगा, सूडो कॉपुलेशन करेगा, पॉलन डस्टेड होंगे, फिर दोबारा जब वो मेल वाला जाएगा कहीं और दूसरे फ्लावर पे सूडो कॉपुलेट करेगा, तो ऐसे उनका पॉलिनेशन हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, यू कैन सी हाउ को इवोल्यूशन ऑपरेट्स, कि कैसे को इवोल्यूशन ऑपरेट होता है। अगर फीमेल बी कलर पैटर्न चेंजेस even slightly for any reason during evolution, the pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolve to maintain the resemblance of its petal as a female bee। तो ये कह रहा है अगर किसी वजह से फीमेल भी अपना कलर पैटर्न ये सब चेंज कर ले किसी रीजन की वजह से इवोल्यूशन के टाइम पे, तो पॉलिनेशन का रेट वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। अब क्यों रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो रिजेंबल ही नहीं करेगा फिर फीमेल बी की तरह। तो अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्या होगा, प्लांट को भी अपना इवोल्यूशन करना पड़ेगा, को इवॉल्व करेगा ताकि वो रिजेंबलेंस जो है मेंटेन कर सके अपने पैटर्न की एज अ फीमेल भी। तो ये था हमारा म्यूचुअलिज्म वाला। तो यहाँ पे हमारे सारे ये इंट्रैक्शन भी खत्म हो गए, ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में मूल बायो। पढ़ लेना, डाउट आए तो मेंशन कर देना, आई ट्राई टू सॉल्व। तब तक के थैंक यू, बाय।